हाय एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। मैं पार्थिवी ठाकुर हूँ। ये हमारी प्लेलिस्ट चल रही है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। एंड आज हम देखने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिसीज अपनी दो टाइप की हो गई है। एक मिनट में पेन चेंज कर लेती हूँ। हाँ, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो आरबीआई की है एंड फिस्कल पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अपन पढ़ने वाले हैं आज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है बाई मंथली होती है। हर 2 मंथ्स में इसको रिन्यू किया जाता है, या चेंजेस करने होते हैं तो कर भी दिए जाते हैं, एंड नहीं करने होते तो नहीं भी किए जाते। बट हर 2 मंथ्स के अंदर ये निकाली जाती है। ठीक है, देन मॉनेटरी पॉलिसी जो कमिटी जो होती है उसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं। 3 अपॉइंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड 3 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2016 में उर्जित पटेल कमिटी ने एस्टैब्लिश किया था, के रिकमेंडेशन पे एस्टैब्लिश हुआ था। एंड the meetings of the monetary policy committee are held at least 6 times a year. बाई मंथली है तो 6 times a year कम से कम होनी पड़ती है मीटिंग्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, है ना। The current mandate of the committee is to maintain 4% annual inflation, okay, until 31st March 2021 with an upper tolerance of, मतलब 31st March 2021 में ये मतलब रूल है ना, कि 4% एनुअल इन्फ्लेशन होना चाहिए। ओके, ये मेंटेन करना है। ठीक है, एंड अपर टॉलरेंस है 6% की एंड लोअर टॉलरेंस है 2% की। 2% से कम होगा तब भी मार्केट बिगड़ जाएगा। तब भी मैं आपको आगे समझाऊंगी कि 2% से कम क्यों नहीं होना चाहिए, 6% से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही चीजें सही नहीं है। एंड जिनको थोड़ा सा भी आइडिया है, इन्फ्लेशन जो है वो मेंटेन होगा तभी तक सारी चीजें सही चलती रहेंगी। एंड अगर वो बहुत कम हो रहा है या बहुत ज्यादा हो रहा है तो दोनों ही तरीके से मार्केट बिगड़ जाता है ना। अब अपन देखते हैं कि अर्लियर क्या रहता था। तो इंडियन फाइनेंशियल कोड 7 मेंबर्स होते थे। 3 आरबीआई के, 4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती थी। एंड एट दैट टाइम आरबीआई गवर्नर रघुराम जी राजन थे एंड डेप्यूटी गवर्नर थे उर्जित पटेल। तो ये पहले की इंफॉर्मेशन है। एंड अब अपना अपने आगे की इंफॉर्मेशन अपनी ये वाली अभी की है ना। तो मेंबर्स अब क्या क्या हैं ये लेटेस्ट अपन देख लेते हैं। ठीक है, लेटेस्ट तो संजय मल्होत्रा गवर्नर ऑफ आरबीआई, चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो, है ना। सेकंड अपने हो गए ये अपने 6 मेंबर्स, राइट। पूनम गुप्ता डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द बैंक इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मेंबर एक्स ऑफिशियो। मतलब ये बता रखा है कि गवर्नर डेप्यूटी गवर्नर ये जो है वो इन जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे बता रखा है। थर्ड जो है इंद्रनील भट्टाचार्य, है ना, ऑफिसर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड मेंबर। ठीक है, तो ये तीनों अपने आरबीआई के हो गए, ये तीनों। एंड ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होने वाले हैं ना। राम सिंह होने वाले मतलब है ना। राम सिंह मेंबर है, मतलब 6 मेंबर्स अपन काउंट कर रहे हैं। 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हो चुके हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपन देख रहे हैं, नागेश कुमार एंड सुगत भट्टाचार्य। ओके, तो ये तीनों जो हैं अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टर्म जो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों की होती है 4 इयर्स की। बाकी इनकी जो टर्म एक्चुअल की होती है वही, मतलब ये गवर्नर ऑफ इंडिया में जो जो भी टर्म अपनी 3 इयर्स की, राइट, तो वो ही इसमें कंटिन्यू रहती है ना। बट इसके अंदर जो टर्म है वो अपनी 4 इयर्स की रहेगी। ओके, आगे अपन देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। क्योंकि अब अपन ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही हो, अपने को बैलेंस आउट भी करना पड़ेगा। बैलेंस्ड रहेगा तभी स्टेबल रहेगा, है ना। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। तो अब अपन देखते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इंस्ट्रूमेंट में एक अपना होता है डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, एक होता है इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। सारे पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे। तो अपना आता है CRR 3.75, या
अपन आगे पढ़ते रहेंगे तो अपने को याद हो जाएगा। अभी करंटली 3.75 है कैश रिजर्व रेशो, है ना। देन SLR 18%, फाइनेंस रीफाइनेंस फैसिलिटी, ये तीनों चीजें अपन पढ़ेंगे। रेपो रेट पढ़ेंगे, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF, ये सारी रेट्स आपको जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे याद होती जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बैंक रेट जो है एंड MSF जो है सेम रेट है दोनों, है ना। ऐसे हो गया। रेपो रेट सबको पता ही है 5.5, है ना। रिजर्व रेपो रेट जो है 3.35। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये चीजें क्या होती हैं, इनकी रेट्स अभी करंटली क्या है, क्या क्या प्रोसीजर रहता है, सब चीज अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ओके 5.25। तो अब अपन देखते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले अपना आता है कैश रिजर्व रेशियो, CRR। The share 3.75% of net demand and time liability that bank must maintain with RBI called CRR. Okay, तो इसमें बताया गया है कि जो नेट शेयर ऑफ 3.75 है ना, जो अपना CRR है उसका जो रेट है अभी करंटली 3.75 है ना, ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी जो कि बैंक मेंटेन करता है विद RBI, उसको कैश रिजर्व रेशियो। हो सकता है आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया, आगे जाके आ जाएगा, ठीक है। बैंक, अब क्योंकि टर्म्स तो आपको याद रखनी पड़ेगी, अब ऐसे नहीं कि कैश रिजर्व रेशियो को मैं कुछ और बोलूंगी ऐसे। एंड सेम अभी मेरे एक कमेंट आया कि आप मतलब हिंदी में पढ़ना हो तो कहाँ से पढ़ें, हिंदी में पढ़ाते हो क्या आप? मैं हिंदी में ही पढ़ाती हूँ, बाइलिंगुअल रहती है आजकल ज्यादातर क्लासेस, क्योंकि वो उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि आप हर एक टर्म को मैं हिंदी में अनुवाद करने लगूंगी तो वैसे भी इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, है ना। या फिर मैं पूरा इंग्लिश में बोलूंगी तो हिंदी मीडियम वालों को समझ में नहीं आने की प्रोबेबिलिटी रहती है ना। तो इसलिए बाइलिंगुअल ही पढ़ाते हैं ज्यादातर जो टीचर्स होते हैं। तो मैं भी यही ट्राई करती हूँ कि आपको जितना इजीली मैं समझा सकूँ उतना इजीली मैं समझाऊं। तो हिंदी मीडियम वाले भी आप लेक्चर्स एक बार देख 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 तो लीजिए, आपको समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। एंड ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीजें, आप कैश रिजर्व रेशियो तो हिंदी मीडियम वालों को भी टर्म्स तो याद करनी पड़ेगी। रेपो रेट ही रहेगा ना वो, तो उसको तो याद तो करना ही पड़ेगा। आप बैंक में वर्क भी करोगे तो वहां पे हिंदी अनुवाद करने को तो अपन नहीं कह सकते ना हर जगह। मैं ऐसा कोई इंसल्ट नहीं कर रही किसी की भी, बट मैं कह रही हूँ कि आप समझ सकते हैं। एंड टर्म्स तो आपको याद करनी पड़ेंगी एट द एंड। एंड समझ में आ रहा है तो जिस भी टीचर से समझ में आ रहा है उससे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन टॉपिक पे आते हैं। बैंक जो है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, ठीक है, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी, बैंक जो होता है उसको ये नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, है ना, के सामने काइंड ऑफ कह सकते हैं। तो जो अपना कैश रिजर्व रेशियो है वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं अपन। 3.75% की रेट है ना। एंड फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो टू होम, आरबीआई को, आरबीआई के लिए इसको मेंटेन करना पड़ता है। आरबीआई के द्वारा ये बोला गया है कि इसको मेंटेन करना पड़ेगा कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। वैन डेली बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। एंड रिटर्न जो होता है नथिंग। लॉ जो होता है सेक्शन 42 ऑफ बैंकिंग, सॉरी, एक्ट याद रखना है आपने को, है ना। ये सेक्शन 42 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 है, बैंकिंग वाला एक्ट नहीं है ना। आगे अपन देखते हैं एनडीटीएल। एनडीटीएल ये अपन ने पढ़ा ना इधर, एनडीटीएल, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ क्या सीन है, ठीक है। तो अपन पढ़ रहे हैं कैश रिजर्व रेशियो, बट कैश रिजर्व रेशियो में अपनी डेफिनेशन में क्या आ चुका है, द शेयर 3.75% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी दैट बैंक। अब अपने को क्या है, ये एनडीटीएल जो है ना इसको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद अपने को कैश रिजर्व रेशियो समझ में आएगा, ठीक है। एक बार, हाँ हाँ, ठीक है। तो अब अपन नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, ओके। सो जो बैंक है डेली 5 PM पे नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी जो होती है 3.75% कैश रिजर्व रेशियो है ना, ये अपने को मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के अकॉर्डिंग, आरबीआई के मैंडेट के अकॉर्डिंग, ओके। सो ये ही मतलब जो आपको क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि वो ये कि
टर्म्स की वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आए, बट अपन जैसे जैसे पढ़ेंगे हर चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स के ऊपर ये कह के रखता है कि आपको CRR या फिर जो अपना SLR है वो मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर CLR एंड SLR कोई बैंक मेंटेन नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर RBI पेनल्टी लगाता है, ठीक है। तो अब थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर होने लगेगा एंड आगे और क्लियर हो जाएगा, ऐसे कोई मतलब पैनिक करने वाली चीज नहीं है, ठीक है। सेकेंड अपन SLR देख रहे हैं, ठीक है। SLR में क्या होता है, लिक्विडिटी रेशियो, द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, वही NDTL, that banks must that banks must हाँ मेंटेन इन कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो इसमें SLR के अंदर क्या रहता है कि बैंक जो होता है उसको NDTL कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में मेंटेन करना रहता है, ठीक है। SLR जो है 18% मेंटेन करना होता है। फुल फॉर्म जो हो गई स्टैट्यूटरी, मेरे को नहीं पता इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो, ओके। बैंक हैव इट ऑन देयर ओन, डज नॉट सबमिट टू RBI। इसका ये मतलब है कि जो CRR जो होता है, कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, वो RBI पे के पास सबमिट होता है, मतलब जो कि जो अपना है 3.75%, ये जो बैंक है वो कैलकुलेट करके अपना RBI को सबमिट कर देता है। अब कैसे करता है वो भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड जो SLR जो होता है वो RBI के पास सबमिट नहीं होता, वो बैंक को खुद ही के पास अलग से रखना होता है ना। तो वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये सबमिट नहीं होता RBI के पास, खुद ही के पास इनके पास रहता है। डेली बेसिस पे इसको कैलकुलेट करते हैं। लॉ जो है सेक्शन 24 उसका था 42 ऑफ RBI एक्ट, है ना। इसका है 24 ऑफ बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। ये याद रखने की चीज है, ठीक है। अब आगे अपन देख लेते हैं ये डायग्राम, ठीक है। तो जो बैंक है वो NDTL जो है, सपोज अपन एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए और क्लियर हो जाएगा इससे आपको काफी। NDTL जो है सपोज अपना 100 रुपीज, ठीक है। SLR 18%, CRR जो है 3.75%, तो अपना 21.75% जो है इन दोनों को प्लस करने पे टोटल आ रहा है, ठीक है। 21.75% जो है वो अपन ने अलग निकाल दिया, बैंक ने अलग निकाल दिया, ठीक है। तो जो अपना बचा कितना 78.25% बच गया, ठीक है। तो इस जो अभी ये जो अपन ने डिस्कस किया ना गोल्ड एंड वो इसमें होगा, जैसे 21.75% जो है ये तो CRR हो गया, ये SLR हो गया, है ना। 3.75 ये 18% ये, तो ये RBI के पास जमा हो जाएगा, ये बैंक के खुद के पास अलग से सबमिट रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। एंड बाकी जो 78.25% लेफ्ट है उसका जो बैंक है उस अमाउंट का लोन बांट सकती है, या शेयर मार्केट में लगा सकती है, या गोल्ड ले सकती है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा सकती है, ये कैश के फॉर्म में। ये जो अपन ये देख रहे थे अपन, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गोल्ड में भी इसको डाल सकती है, डालना रहता है, राइट। तो ऐसे ये वर्क करता है। समझ में आया आपको कि ये जो है ये तो फिक्स, ये तो निकाल दो, जो अमाउंट है ना टोटल डेली बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, 21.75% अलग से हटा दो, है ना। उसके बाद जो बचता है उसको बैंक यूज करता है लोन देने के लिए, या शेयर मार्केट में लगाने के लिए, या गोल्ड लेने के लिए, या वट एवर यूज, ओके। तो ऐसे ये वर्क करता है, ठीक है। ये इसकी वर्किंग है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Till then, take care. Bye bye.